हमारा क्या है, हम तो फकीर आदमी हैं जी, झोला उठाकर चल देंगे किसी रोज, आप कहां जाएंगे? मैं आपसे सवाल पूछने आया। उनके हाथों ने श्रम करके 90% लोगों ने इस दुनिया को रहने लायक बनाया, और हमारे बच्चों से 90% हमारी धन, हमारी धरती, हमारा राजपाट छीन लिया, और आज हम गुलाम बने बैठे हैं। और हमारी बनाई हुई संपत्ति को बेच रहा है वो बैठकर। वो नालायक बेटा कहा जाता है जो बाप की संपत्ति को बेचता है। हमारे पुरखों की संपत्ति है और हम बेचने दे रहे हैं। एक बात याद रखिए, दोष उसका भी नहीं है, उसने भी कह दिया है हमारा क्या है, हम तो फकीर आदमी हैं जी, झोला उठाकर चल देंगे किसी रोज, आप कहां जाएंगे? मैं आपसे सवाल पूछने आया। क्या आप अपने बच्चों को जवाब दे पाएंगे कि जब उनकी शिक्षा बेची जा रही थी तो आप क्या कर रहे थे? इस देश को अंबानी और अडानी के हाथों बेचा जा रहा था, तब आप क्या कर रहे थे? रेलवे, जहां बहुजनों की सबसे ज्यादा नौकरी थी, पूरा का पूरा रेलवे बेचा जा रहा है, हम क्या कर रहे हैं? इस देश में भारत का संविधान खत्म किया है, कर दिया गया है, हम आप कहां खड़े? ये सवाल है मेरा। आने वाली पीढ़ियां आपसे पूछेंगी, जब ये सब हो रहा था तुम अपने वक्त का सही सवाल पूछ रहे थे कि नहीं पूछ रहे थे? मैं कहूंगा कि हाँ, कुछ लोग थे जो हमें भी हिम्मत दे रहे थे कि बुलडोजर और यूएपीए से मत जड़ो, जेल जाने से, गोली खाने से मत डरो। हमारे नायक का नाम भगत सिंह है, जिसने फांसी के फंदे को 23 साल की उम्र में इसलिए चूम लिया था, जिसे अपने खत में लिखा कि जीना तो मैं भी चाहता हूं, मगर ऐसी जिंदगी नहीं जीना चाहता गुलामों की। मैं शहीद इसलिए होना चाहता हूं क्योंकि मेरे लहू का एक एक कतरा इंकलाब लाएगा। आने वाले वक्त में अपनी माएं अपने बेटों को भगत सिंह बनाएंगी। ईमानदारी से पूछ कर रहा हूं, बताइए आज कितने लोग अपने बच्चों को भगत सिंह बनाना चाहते हैं? आज तो सब चाहते हैं अम्बेडकर भगत सिंह पैदा हो, अपने घर में नहीं, पड़ोसी के घर में पैदा हो। हमारी चालाकियों ने हमसे बहुत कुछ छीन लिया है। इसलिए आपका यह अपील आपसे मैं करने आया हूं, हमारी आवाज जब तक है तब तक बोलेंगे। हमारे पुरखे उनके पुरखों से, गोडसे, गोलवलकर, हेडगेवार से और दीनदयाल उपाध्याय और तमाम लोगों से तब नहीं डरे, बिरसा, फुले, अम्बेडकर बनकर खड़े रहे, तो ये डरपोक लोगों से हम डर जाएंगे क्या? हम आंख में आंख डालकर फुले, अम्बेडकर और पेरियार की बात करते रहे, और जब तक बोलने की ताकत है तब तक करते रहे। बाबा साहब ने कहा था, जिंदगी लंबी नहीं बड़ी होनी चाहिए। हम केवल तस्वीरों से नहीं, अब जंग को क्रांति तक ले जाने की जरूरत है। आइए ओबीसी समाज के लोगों, तुमसे पूछा था मैंने कि मैंने जब आरटीआई लगाई तो इस देश के 45 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में 2019 तक तुम्हारे प्रोफेसर 0 थे। तुम्हारे जज नहीं है, तुम्हारे वकील नहीं है, तुम्हारे डॉक्टर इंजीनियर नहीं है। तो ओबीसी समाज के लोगों बताओ, तुम हिंदू थे तो तुम्हारा हक किसने मारा? दलितों बताओ तुम्हारा हक किसने मारा? आदिवासियों बताओ तुम्हारा हक किसने मारा? वही 10% लुटेरा लोग हैं जिन्होंने 90% संसाधनों पर कब्जा किया है। इस समय लेटरल एंट्री हो रही है। जानते हैं लेटरल एंट्री का मतलब क्या होता है? लेटरल का अर्थ होता है पीछे दरवाजे से, चोर दरवाजे से। और इस देश में सबसे बड़ा इम्तिहान है यूपीएससी आईएएस बनने का। इस देश में पिछले 3 साल में 340 लोग लेटरल एंट्री से बिना परीक्षा दिए, बिना इंटरव्यू दिए आईएएस ज्वाइंट सेक्रेटरी बन गए हैं। और उन 340 में से एक भी दलित, पिछड़ा, आदिवासी नहीं है। ये कौन सा हिंदू राष्ट्र है, मैं तुमसे पूछना चाहता हूं। अगर दलित, पिछड़े, आदिवासी भी हिंदू हैं तो जहां आरक्षण लागू नहीं है वहां हमारे लोग क्यों नहीं है भाई? मीडिया में आरक्षण नहीं है, मीडिया में कितने ब्यूरो चीफ दलित, पिछड़े, आदिवासी हैं? सुप्रीम कोर्ट में आरक्षण नहीं है, बताओ कितने जज दलित, पिछड़े, आदिवासी हैं? तुमने दिन रात केवल आरक्षण को गालियां दी हैं, हमारे लोगों को अपमानित किया मेरिट के नाम पर। ये लेटरल एंट्री नई शिक्षा नीति के पीछे से चोर दरवाजे से आ गई है। हम जैसे प्रोफेसर लोग बन गए, आने वाली पीढ़ियों में अब आपके प्रोफेसर भी नहीं बनेंगे। 90 से 95% अभी भी इस देश के कुलपति, प्रिंसिपल, वाइस चांसलर सारे सवर्ण बने बैठे हैं। हमारे लोग तो वहां है ही नहीं। ये आज के सबसे बड़े सवाल थे।
पुरखों की लड़ाइयों को हमारे सामने सौदा किया जा रहा है। बाबा साहब की मूर्ति तो बनेगी, लेकिन उनके सपनों का भारत नहीं बनेगा। यहां खड़े हैं हम। इसलिए जाते जाते आपसे केवल एक अपील करके जा रहा हूं कि जब भी स्याह रात नाम लेती नहीं ढलने का, यही तो वक्त है सूरज तेरे निकलने का। लाख बुरी परिस्थितियां हो मगर उससे बुरी नहीं है जो ज्योतिबा फूले ने झेली। लाख बुरी परिस्थितियां हमारे सामने हैं मगर उससे बुरी नहीं है जो डॉक्टर अंबेडकर ने, मान्यवर कांशीराम ने झेला। वैसी परिस्थितियां नहीं है। ओबीसी समाज के लोगों ये बात जहां तक जाए पहचान के बताइएगा। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री थे राम नरेश यादव और बिहार में मुख्यमंत्री थे कर्पूरी ठाकुर, और दिल्ली से बैठकर कुछ लोगों ने नारा बनाया था कि दिल्ली से चमड़ा भेजा संदेश, भैंस चरावे राम नरेश और बाल बनावे कर्पूरी, ये नारा लगाया था। और उन लोगों को, ओबीसी लोगों को कहा जा रहा है कि तुम हिंदू हो, चलो खतरा में है, धर्म बचाने जाना है। मैं आपसे गुजारिश करके जा रहा हूं, 14 अप्रैल, 26 नवंबर, 6 दिसंबर, ये तिथियां तो हैं हमारे लिए महत्वपूर्ण। बाबा साहब की मूर्ति भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। जब भी सामने से गुजरेंगे, हिम्मत लेकर गुजरेंगे कि हमारे बीच का एक व्यक्ति ऐसा भी था जिसने हमारा मुस्तकबिल लिख दिया। मगर आइए मूर्तियों, तस्वीरों के दुरुपयोग करने वाले नेताओं को भी पहचाने और बाबा साहब फूले, अंबेडकर, पेरियार, बिरसा को किताबों के जरिए ले चले सड़कों तक। अब इस देश को अगर कोई बचा सकता है, भारत के संविधान को कोई बचा सकता है, भगत सिंह, अंबेडकर बचा सकते हैं, बिरसा, फूले बचा सकते हैं, अब्दुल कयूम अंसारी, आसिम बिहारी बचा सकते हैं, सावित्रीबाई फूले, फूलन देवी बचा सकते हैं, मंडल कांशीराम बचा सकते हैं। जड़ों की तरफ लौटिए, क्रांति का आगाज करिए, तब जाकर के हम कुछ बदल पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे मौका दिया। आप सभी को मैं आपसे ये बात कहने आया हूं कि जंगल में आग लगी, एक चिड़िया पानी डाल रही थी चोंच से, बाकी लोग हंस रहे थे कि ये क्या कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि तुम्हारी एक बूंद पानी से ये जंगल की आग नहीं बुझेगी। उस चिड़िया का जवाब था कि मैं जानती हूं कि मेरे एक बूंद पानी से ये आग नहीं बुझेगी, मगर जब इस जंगल का इतिहास लिखा जाएगा कि जिस समय भारत को बेचा जा रहा था, आरक्षण खत्म किया जा रहा था, शिक्षा बर्बाद की जा रही थी, आपके मुल्क को दंगाई बनाया जा रहा था, उस समय मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं, आग बुझाने वालों में शामिल होगा। जय भीम, जय मंडल, संविधान जिंदाबाद, उल गुलाम जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। बहुत बहुत साधुवाद।